प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी के भीतर विराजते परमात्मा को मेरा सादर नमन। आप सभी लोग एक नए पायदान की ओर बढ़ रहे हैं और उस नए पायदान में आज के दिन जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और आज है 30 दिसंबर। लगभग 24 घंटे बाद 2025 लग जाएगा। हम लोगों ने देखा कि 2024 जनवरी से लेकर 2024 30 दिसंबर तक कठिन संघर्ष का ये समय रहा। कसमकस भरा हम लोगों का पूरा समय बीता। कोई सेक्टर ऐसा याद नहीं आता पूरे 2024 में जहां किसी भी सेक्टर में जो कंपटीशन का चिर प्रचलित एरिया है, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्या उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, क्या उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो, क्या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो और क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, जो नियामक संस्थाएं आपको प्राथमिक रूप से द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायाधीश, अपर जिला जज बनाती हैं, सब ने 2024 को यूं ही बिताया। ये बात ठीक है कि 2023 इससे बेटर कहा जा सकता है कि 2023 में 2022 की परीक्षा के परिणाम आए, जिसमें 303 लोगों को एपीओ बनाया गया, सिविल जज जूनियर डिवीज़न बनाया गया और 69 लोगों को चुना गया सहायक अभियोजन अधिकारी जिला उत्तर प्रदेश के लिए। ये बात दीगर है कि उसमें से केवल 47 ने ही ज्वाइन किया, बाकी सीट वेटिंग लिस्ट के लिए विचाराधीन है। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने कठोर संघर्ष किया उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए, जो सलेबस का, नियमावली का, फॉर्म भरने के लिए शर्तों का जो घनघोर कठिन संघर्ष किया और लगभग 60-65 दिन 70 दिन तक जूझते रहे। नतीजा ये रहा कि जहां 9,500 से 10,000 के आसपास प्रीलिम्स में फार्म उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए पढ़ते थे, अब की बार वो घटकर बहुत लिमिटेड संख्या में यानी 3,000 की कमी आई। लगभग 6,000 लोग ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 4500 को अनुमति मिली और लगभग 1,000-1,500 के आसपास लोगों को बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के इतिहास में ये पहला वाकया होगा और उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीज़न के इतिहास में पहला मौका होगा कि अलग अलग वजहों से अभी भी संघर्ष बच्चों का जारी है। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में अभी भी प्रारंभिक परीक्षा की डेट सुनिश्चित न हो पाने के कारण तमाम तरीके के कयासों को बल मिलता है। चित्र सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता, जो लोग पढ़ते भी हैं उनको सही कवरेज नहीं मिल पाता। एक अनिश्चित क्षेत्र है। 2 मिनट 4 मिनट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से इतर 2024 में आए हुए परिणामों और उस पे संबंधित अन्य राज्यों के बारे में। आपने देखा कि बिहार न्यायिक सेवा 32वीं का अंतिम रिजल्ट घोषित हुआ 2024 में। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ 2024 में। आपने देखा कि पंजाब हरियाणा जूनियर डिवीज़न का रिजल्ट फाइनली आया 2024 में। आपने यह भी देखा कि
कि बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया 2024 में। आप कह सकते हैं कि 2024 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, जिनका डोमिसाइल खास करके उत्तर प्रदेश है, बहुत ही ज़्यादा त्रासदीपूर्ण रहा, दुखदाई रहा। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप 2024 को कंपेयर करेंगे अपने पड़ोसी राज्यों से। क्या मध्य प्रदेश हो, क्या छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड भी लगभग सुस्त ही बना रहा। एक समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश की आभा से आज भी वो वंचित नहीं रहता है। लगभग समान रूप की घटनाएं और समान रूप का राजनीतिक पटाक्षेप पड़ता रहता है, प्रभाव बनता रहता है। आप ऐसे देखें कि अगर उत्तर प्रदेश के माननीय लोक सेवा आयोग ने एपीओ या जे की वैकेंसी अगर नहीं गजट की, वजह कुछ भी हो, तो उत्तराखंड ने भी पीसीएस जे और एपीओ की वैकेंसी को गजट नहीं किया। आप जानते हैं दोनों स्टेट में समान पार्टी की गवर्नमेंट है, बीजेपी, और यह पार्टी नौकरी के प्रति थोड़ा सा दोयम दर्जा, सेम दर्जा अपनाती है। वो तो बलिहारी हो बिहार में तेजस्वी यादव की, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, वो नए युवा व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पीड़ा को समझा। कौन पार्टी जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए चाल नहीं चलती, कौन नहीं सोचती हम क्या करें, कहाँ कमियां रह गईं। सीखता है आदमी अपनी गलतियों से। लगभग साल भर की सरकार जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ चली, तेजस्वी यादव के दबाव के चलते चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसके दबाव के चलते एक ऐसा सिनेरियो खड़ा किया तेजस्वी यादव ने अपने बूते, उसमें नीतीश कुमार का मैं योगदान नहीं मानता। तब नीतीश कुमार को यह समझ में आया कि ये तो हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ था, एक बुमकारा छूटा। मेरे हिसाब से बिहार सरकार ने अब तक जितने लोगों को 2023-24 मिलाकर रोजगार दिया है, उसमें 20 से 30% नौकरी बिहार उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिली है। 20% बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस तरीके से काम काज कर रहा है। ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, लेकिन विडंबना और अपनी गलतियों का खामियाजा, भाग्य चक्र, ये सब मिलाकर के ऐसी स्थिति क्रिएट कर दिया कि एक गहरे अपशकुन से कम नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ की परीक्षा नकल कराए जाने के विरुद्ध फंस गई, नकल माफियाओं के जाल में फंस गई। उसी के ताप में पीसीएस की परीक्षा भी टालनी पड़ी। हालांकि पीसीएस पहली बार में करवाने के लिए जिन चुनौतियों के बीच में नए नियम कानून उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की तरह लाए गए, उसको उत्तर प्रदेश के पीसीएस के बच्चों ने, वहाँ के अभ्यर्थियों अभ्यर्थिनियों ने मिलकर उसे बदल ही डाला। और आप लोगों के आँख के सामने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लगभग सभी जिलों में आयोजित हुआ और शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। सवाल यहाँ खड़ा होता है, जो शांतिपूर्वक जो भी प्रश्न पत्र आपने बनाया और परीक्षा शुचितापूर्वक करवाई, ये पहली बार में क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही आज के डेट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक गहमा गहमी 32वीं न्यायिक सेवा के बाद जो 60 के ऊपर चल रही है पीसीएस की भर्ती, बिहार में बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बच्चों का मानना है कि ये पेपर लीक हुआ है और इस पेपर में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। मैं सहमत हूँ। मैं बिहार न्यायिक सेवा के लिए 4 बार हमने वहाँ का मेंस लिखा है और बिहार एपीओ के लिए भी मैं गया हूँ। पर्चा लीक होने की खबर आम बात है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा निम्नतर स्थिति बिहार लोक सेवा आयोग की रही है। हमेशा वो विवाद के घेरे में रहा है। प्रशांत किशोर एक उभरते हुए राजनेता तो थे, लेकिन समय रहते ऐसा कालचक्र घूमा कि उनको विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि आम विवेकशील व्यक्ति ये समझ गया कि ये बीजेपी के पायदान पर, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले वे कर्तृत्व के तौर पर क्षेत्र में आए हैं। उनमें वो संभावना जो शुरू में बनी थी, वो बगैर इलेक्शन लड़े समाप्त हो गई।
तो बहुत लोगों का राजनीतिक करियर ऐसे होता है और आप रिजल्ट देखिएगा। कभी भी जैसे बिहार में चुनाव होगा, मैं आज ही कह देता हूं, नीतीश कुमार को जो भी कुछ फायदा पहुंचेगा, तेजस्वी यादव के सोच को अपनाने के चलते पहुंचेगा। तेजस्वी यादव ने ही इस चीज को भांपा और राहुल गांधी तमाम और विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करके लोकसभा इलेक्शन के पहले पूरा एक खंभ ठोक दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस डर से उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक बार हिल सी गई, लेकिन चंद मिनट में षड्यंत्र रचा गया और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। आज भी ये खतरा खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार किसी के नहीं है। नीतीश कुमार कोई ताजुब नहीं, सितंबर 2025 तक वो फिर एक बार पाला बदल लें। क्यों? चुनाव होने तो दीजिए। चुनाव में बीजेपी की अगर खस्ता हाल बिहार में रही, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, और तेजस्वी ने अपेक्षा से अधिक सीटें निकाली, जो कि संभावना प्रबल है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी बाबा को तब सुधि आएगी। योगी बाबा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कमीशन में इतना तानाशाहपूर्ण और भ्रष्ट व्यवहार के बावजूद वर्तमान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को बनाए रखना ये उतना ही दुर्दांतपूर्ण तरीका है जितना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा बर्खास्त किए जाने की तिथि तक तमाम आरोपों से घिर जाने के बावजूद और न्यायालय में ट्रायल चलने और उसके परिणाम आने के पहले ही साबित तथ्यों को जानते हुए अखिलेश भैया ने अपने निजी हितों के चलते अपने द्वारा नियुक्त माननीय यादव को बर्खास्त नहीं किया था। ना तो अखिलेश भैया में हठधर्मिता की कमी गई थी और जिसके चलते उनकी सरकार चली गई। वही चीज योगी बाबा ने वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ किया है। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं 10 साल से 15 साल से जानता हूं, जिन्होंने अलग अलग स्तर पर कमीशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार में लड़ाई लड़ी है। उसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा अपने चैनल से, अवनीश पांडे भैया। मैंने उनको व्यक्तिगत कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जिससे मिला हूँ उनको मैं जानता हूँ और उनके बहुत नज़दीक हैं। उनके प्रेस इकाई के वो हैं और हमेशा उनका इन कमीशन में किसी भी स्तर का आज भी भ्रष्टाचार होता है तो आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या प्रसाद सिंह। ये दोनों ऐसे शख्स थे जिन्होंने कमीशन में तमाम जगह की विपरीत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं अपने इस चैनल से इन दोनों अग्रजों का सादर नमन करते हुए इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय समय पर कमीशन से उम्मीद जिंदा रखा। नहीं तो कमीशन एक ऐसी संस्था बन के रह जाती जो सिर्फ दलालों का अड्डा मात्र होता। आप लोगों का देन है कि लंबी लड़ाई के बाद जो थोड़ी बहुत ईमानदारी से भर्ती हुई उसमें आप लोगों का डर था। रिट याचिकाएं इतनी पड़ी, इतना पब्लिक लिटिगेशन लगे कि उसका नतीजा रहा कि कमीशन डर डर के काम करता रहा। उसी सूची में श्रवण कुमार पांडे ने अपना नाम जोड़ लिया है। इस उत्तराखंड के बच्चे ने वो काम किया जो शायद ही कोई करता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में सलेबस की बेतुकी वृद्धि, बेतुके नियम कानून भी प्रासंगिक से लगने लगे जब समय गुजर गया। इत्तफाक समझें या संजोग या निजी अंतर संघर्ष या माननीय उच्चतम न्यायालयों में विचाराधीन कुछ याचिकाएं परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को प्रारंभिक यूपीएचजेएस की संपन्न नहीं हो पाई। उसका नतीजा ये हो गया कि अब माननीय लोक सेवा आयोग या न्यायालय में किसी सलेबस संदर्भित या अन्य याचिका के संदर्भित सुसंगत बयानों में अगर इस बात के तथ्य सामने आ जाएं कि इतना बेतुका सलेबस और अध्ययन के लिए सीमित समय, तो माननीय उच्च न्यायालय के पास स्वतः संजोगवश ये जवाब अपने आप रिजर्व हो गया है कि हमने तो सर दिसंबर 2023 में वैकेंसी निकाली और हमने दिसंबर 2024 कौन कहे नए साल 25 में हमने प्रारंभिक परीक्षा लिया, कितना समय चाहिए। और जहां तक रही सलेबस की बात, तो सलेबस आप उच्चतर न्यायिक सेवा दिल्ली हाईकोर्ट का भी देख लीजिए। तो ऐसे में इस बात की संभावना और तर्क का बल उसके निजी प्रयास से नहीं बल्कि विसंगत, असंजोगपूर्ण या संजोगपूर्ण स्थितियों से पैदा हुआ। यही कुछ घट रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में श्रवण कुमार पांडे जी की याचिका के चलते। जो वैकेंसी 2024 की निश्चित आ जानी चाहिए थी और वो भी साल भर पहले,
उसको इसी याचिका ने, हालांकि इसकी याचिका जब जाहिर हुई उसके पहले संभावना प्रबल थी कि 218 पद दिसंबर 2023 जब यूपीएचजीएस आई थी उसके 2 महीने पहले यानी सितंबर अक्टूबर 2023 में ही आने की पूर्ण संभावना थी। जबकि श्रवण पांडे जी की याचिका का सक्रिय अवस्था आप मार्च 2024 से देखते हैं, अब जाके उसका प्रभाव दिखा है। और आप जानते हैं सिंगल न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में न्यायिक कमीशन का गठन किया गया है, उसको रिपोर्ट मई तक देने को कहा गया है, लेकिन जजमेंट उस पर कोई फाइनली आए मुझे लगता है अगस्त आ जाएगा। आप इन सब चीज़ों से दो चार रहे हैं, बहुत मुश्किल समय गुजरा है, बहुत कठिन समय गुजरा है जिसका अंतहीन जवाब नहीं है। खास करके जब आप एक ही घर में बैठे हों और कुछ ऐसी स्थिति हो कि एक बगल का पार्टनर बारहों व्यंजन, हर तरीके का व्यंजन बना के खाए और आपकी बाध्यता कुछ ऐसी हो, स्वास्थ्य संदर्भित या अन्य कोई वजह कि आप भूखे भी हों और आपको खाना ना मिले। वो कितना दुखद और त्रासदपूर्ण है, कितना अंतर्द्वंद से घिरा है, उसको वही बयां कर सकता है जिसके ऊपर से गुजरा है। हमारे उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल रखने वाले, हमारे उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट, हमारे ओबीसी कैंडिडेट, हमारे एससी कैंडिडेट ने ये त्रासदी चहुओर झेली है। वो इतना दुख दिया है अंदर कि जब बाद में 2025 में भी किसी को नहीं मिलने जा रही, ये भी साफ हो रहा है। चीजें परिदृश्य साफ दिखाई देता है कि 2025 में भी किसी को रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। और जिसके बजट में गांव क्षेत्र से बाहर रहकर या छोटे मोटे नगरों से निकलकर बड़े शहरों में दिल्ली, राजस्थान, कोटा, इंदौर जैसे शहर में रहकर, पटना जैसे शहर में रहकर अगर पढ़ाई करनी पड़ रही है, प्रयागराज में रह के, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार में रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो यहाँ की रह के पढ़ाई का खर्चा कितना भी मिनिमम आदमी करेगा तो 50,000, एकदम खस्ता हालत में साल भर में। और अगर ठीक ठाक ढंग से रह रहा है तो 1.5 लाख के ऊपर। इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा और कैसे वो साल भर इंतजार करेगा। तमाम मैं ऐसे अधिवक्ता साथियों को जानता हूँ, हमारी उम्र के बराबर हमसे बड़े, जिन्होंने कोरोना में प्रयागराज छोड़ दिया, जिन्होंने मुखर्जी नगर छोड़ दिया। वो की पीड़ा को कोई सरकार, कोई संस्था ना तो जाहिर करती है, न जुड़ना चाहती है। राजनीतिक दलों को युवाओं के द्वारा किए जा रहे प्रयास में हमदर्दी नहीं दिखाई देती। हमदर्दी वो करते भी हैं तो ये जान जाते हैं कि इनसे हमारा कितना फ़ायदा है, इसलिए वो बाढ़ राहत में तो ज़्यादा चिल्लाते चीखते मिलेंगे, लेकिन युवाओं के रोजगार संदर्भित संघर्ष में कभी कोई राजनेता साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत सीमित होती है और इनकी मांग का दायरा बहुत लिमिटेड प्रभाव रखता है। यहाँ तक कि एक वर्ग ऐसा है जो पढ़े लिखों से नफरत तक रखता है या उलाहने से भरा होता है। वो अपने ग्रुप में अगर पैसा कमा रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई छोटा मोटा धंधा बना रखा है, तो उसकी नज़र में पढ़ा लिखा मूर्ख होता है। और ख़ास करके तब महामूर्ख हो जाता है जब 30 के ऊपर की उम्र हो जाती है और पढ़ाई का ठप्पा लगा होता है और हाथ में उसके कुछ होता नहीं। मतलब अगर उसे अंडर गारमेंट भी लेना हो, 5 रुपए की चाय पीनी हो, तो उसके लिए वो बजट में डिस्टर्बेंस महसूस करता है। इतने जलालत में ज़िंदगी गुजारने वाले युवा और युवतियों के भरमार है। आप किसी भी ज़िले में चले जाइए, अब तो ज़माना बदल गया, अब तो लाइब्रेरी का ज़माना आ गया, डिजिटल युग है। तो कोई शहर छोटा हो या बड़ा, सब जगह रहकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद इन्हीं संस्थाओं से लगाए रखते हैं जिनकी चर्चा हमने की और जिनकी लाल फीताशाही, जिनके अपने कारनामे 2023-24 में इतना छीछालेदर हुए, इतना छीछालेदर हुए कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग 2020 की जो परीक्षा अंतिम रूप से रिजल्ट में कन्वर्ट हुई, उसमें 31 लोगों का फाइनल रिजल्ट आया। वो निहायत ही भ्रष्टाचार के जाल में है, उस पर याचिकाएं पड़ी। ये बात अलग है कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उसको सुनना जरूरी नहीं समझा। उन न्यायालयों के सुने ना जाने से भ्रष्टाचार की वास्तविक स्थिति उजागर न होना सिद्ध नहीं होता, बल्कि और बल मिलता है कि आखिर समांतर तथ्य होने के बावजूद भी ये न्यायपालिकाएं सुनती क्यों नहीं हैं, और सुनती हैं तो उसे नज़रअंदाज क्यों करती हैं। ये दर्शाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही जो बच्चे बिल्कुल अपनी ये
मानसिकता के साथ उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और वो उनकी तैयारी इस स्तर पे है कि 218 में से कोई न कोई वो पद प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए ये समय बेचैनी से भरा है। समझा जा सकता है। ये बात सही है कि छोटा-मोटा एग्ज़ाम राजस्थान एपीओ का या बिहार आ जाए तो उसका है, लेकिन वो बात जचती नहीं। अपने राज्य में पढ़ाई करते हुए, अंतिम लड़ाई लड़ते हुए हार जाना आदमी को संतोष दिलाता है, बशर्ते इनेदर अपने पड़ोसी कई राज्यों में दौड़-दौड़ कर एग्ज़ाम देकर थोड़ी-मोड़ी सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी वो संतोष नहीं आता। परिणाम दोनों जगह से नेगेटिव हो सकता है, लेकिन संतोष मिलता है कि चलिए कोई बात नहीं भाई, हम ही में ही कमी रही होगी, लेकिन हमारे माननीय लोक सेवा आयोग ने या हमारे किसी नियामक परीक्षा लेने वाली संस्था ने हमारे साथ चीटिंग नहीं करी। लेकिन जब ये दाग लगा हो और उत्तर प्रदेश और बिहार का लोक सेवा आयोग समान रूप से इसमें भ्रष्ट भ्रष्टाचार के धूल से धूसरित हो, धूल से स्नान कर रहा हो, गंदगी से स्नान कर रहा हो, तो क्या कहा जाए। ये बहुत चिंतनीय है, ये बहुत परेशान करने वाला है और आप आश्चर्य मानेंगे, हमारी बातों से आप लोग निराश मत होइएगा। एक कमर कस लीजिए, 2024 में आपने इंतजार में गंवाया है और 2025 में आपका वो इंतजार खत्म नहीं होगा। तीनों मानकों में कह रहा हूँ, उच्चतर न्यायिक सेवा क्या हो, क्या जूनियर डिवीजन हो, क्या सहायक अभियोजन अधिकारी हो, क्या यूपी पीसीएस हो, क्या आरओ हो, किसी भी परीक्षा का परिणाम अक्टूबर 2025 के पहले संभव ही नहीं है। इसको गांठ में बैठा लीजिए, यानी कमर कस लीजिए। आपका बजट ऐसा होना चाहिए, आपका रिदम ऐसा होना चाहिए, आप में पेशेंस ऐसा होना चाहिए, सब्र ऐसा होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में किन्हीं तीनों में से किसी सेवा में अंतिम रूप से आपको चयनित होना है तो आपके पास कम से कम 1.5 साल का बजट तो जरूर होना चाहिए। इसकी व्यवस्था आप क्रमिक रूप से भी कर सकते हैं और जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है वो एक साथ कर सकता है, लेकिन करना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं है कि बस ऐसे सोच लेंगे और हो जाएगा, नहीं, ये आप तैयारी अवश्य रखें। दूसरी बात, साल के अतीत के आखिरी दिन, अभी आखिरी दिन तो नहीं है, 31 तारीख इसका आखिरी दिन है, लेकिन आज गुरुवार की वजह से और हमारा आपका संबंध गुरुवत और शिष्यवत होने की वजह से, हालांकि मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता, आपका मित्र मानता हूँ, आपका इसीलिए मैं अपने चैनल से हमेशा अधिवक्ता बंधु और अधिवक्ता बहन कहता हूँ, शिष्यवत संबंध नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंची अवस्था है। उतना निर्विकार तत्व मेरे भीतर नहीं है जो गुरुकुल में हुआ करता था, और न उतना ही सुचितापूर्ण आप सब हैं जैसा उस समय के शिष्यों में हुआ करता था। तो इस बात को आदात में, बातपूर्ण के संबंधों में तादाद में जो निर्मित होता है उसमें हमें मित्रवत संबंध ज़्यादा सुविधापूर्ण और सार्थक दिखाई पड़ता है। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बात से सहमत होंगे कि उच्चतर न्यायिक सेवा में जो सलेबस है उसको मानक मानते हुए जितना कर सकते हैं प्री मेन जो कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ें, उसका कोई टेक्निकल नियम नहीं है। मैंने यह भांपते हुए कि शायद परीक्षा निश्चित तौर पर कुंभ के बाद ही आयोजित होगी, मैंने सुपर 30 का बैच धीमी गति से फिर से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 2 टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए हैं और तीसरा टेस्ट पेपर हम देंगे 10 तारीख को। इसमें राजस्थान के भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, लेकिन उनकी सक्रियता उस स्तर पर नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि यूपी एचजेएस को फोकस करके जो भी 18 में से जो भी पेपर में करवा ले गया वो उस समय हमें सुविधापूर्ण स्थिति में रखेगा कि जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे और इस सुपर 30 से ऑलरेडी जुड़े होंगे तो उतने पेपर ऑलरेडी वो पढ़ चुके होंगे, लिख चुके होंगे और लाभ प्राप्त कर चुके होंगे। ऐसे ही जूनियर डिवीज़न और एपीओ में आप जानते हैं नई तीनों संहिताओं के आने की वजह से उसका भी एक वजन कार्यभार बढ़ा है। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 10 जनवरी के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, क्लासेज भी जो हमने रोक रखी हैं वो भी कंटिन्यू करूंगा। लेकिन ये है कि इन सारे कार्यों को करते हुए आप कुछ समझदार लोग हैं, कुछ शिथिलपन यानी कुछ धीमी गति का रहना लाजमी है, क्योंकि सभी कार्य एक साथ करना और ऊपर से अपने करियर पर ध्यान देना लगभग असंभव सा है। मैं आपको सार्वजनिक मीडिया पर, सार्वजनिक रूप से इस यूट्यूब चैनल से ये स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के काम में आप कह सकते हैं कि आपका निजी हित सर कुछ इनकम है, मैं इसको सत्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहूँगा
कि मैं अपने लिए एक माइक्रो सेकेंड निकाल नहीं पाता, चाह कर भी नहीं निकाल सकता। निकालने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों के द्वारा लिया गया दायित्व फिसलने लगता है, धीमे पड़ जाता है। मैंने ये नियति मान रखी है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये जो है, ये आसान कार्य नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग अपने वैकेंसी के लिए तनावग्रस्त रहते हैं, वैसे तमाम कामों की अव्यवस्था और असामयिक स्थिति को भांपते हुए मेरा भी मन मस्तिष्क झंझावात से भरा रहता है। ये कोशिश ज़रूर रहती है कि आपसे जो रोज़ का डे बाय डे का संबंध है वो सतत जारी रहे और हम एक दूसरे का कंधा पकड़कर इस सफ़र में, इस समर से पार पाएं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही हमारे द्वारा बात की गई मोटिवेशनल या आपको उत्साहवर्धक लगती हैं, बल्कि मुझे आपसे जुड़कर ऐसा महसूस होता है कि मेरा अपना ये परिवार है, जहां हम अपनी संवेदनाओं को प्रकट करते हैं और उसका प्रत्युत्तर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में झलका देते हैं। ये मेरे लिए भी उत्साह का कार्य करता है। ऐसा नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप सभी अधिवक्ता साथियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि इस चीज़ को भांपते हुए जो आज परमात्मा ने हमसे बुलवाई, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को पूरे साल की घटी हुई घटनाओं का जो प्रतियोगिता जगत में रही, उसका एक वीडियोग्राफी परमात्मा ने ताज़ा करवा दी और साथ में पड़ोसी राज्यों की वस्तुस्थिति से भी आपको दो चार होने का मौका करेंटली दिया। आप इन दोनों को कंपेयर रूप से समझकर अपने विवेक के आधार पर, अपने मन मस्तिष्क क्षमता के आधार पर इस साल फिक्स कैरियर में दांव लगाएं, अपने भाग्य को आजमाएं। हो सकता है 2026 के शुरुआती दिनों में या 2026 होली के पहले आपको अपने मुकाम तक पहुंचने में मदद मिले। मेरी बहुत सारी सद्दुआएं हैं, सद्कामनाएं हैं कि आपको अपने ज़िंदगी में जिस कैरियर के प्रति डिवोटेड हैं, आपको निश्चित सफलता मिले। आप सभी लोगों का साथ ऐसे बरकरार रहे। हमें परमात्मा से गुजारिश मात्र इतनी है कि हमारे में इतनी सामर्थ्य पैदा करे कि हम आप तक जुड़े रहें और आपके द्वारा जो हमको काम सौंपा जाता है, हमारे अपने निजी मानकों और शर्तों के आधार पे जिसे मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ, उसको करने के लिए शक्ति प्रदान करें। हमें परमात्मा से किसी भी प्रकार की अपने लिए कोई अर्ज नहीं है। हमारा बस इतना मौज है कि जो चल रहा है उसमें वो शक्ति प्रदान करे और विनम्रता बनाए रखने के लिए, आपसे तादात्म्य स्थापित करने के लिए, मधुर संबंध को बरकरार रखने के लिए किसी भी कुदृष्टि, किसी भी बुरी नज़र से बचाए। सामान्य रूप से ऐसा जीवन में होता है कि जब हम लोग अपने अपने सेक्टर में दिल लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सब ताना बाना बिखरने लगता है। एक ही सेकंड में आदमी नॉर्मली जा रहा है, एक बुलेट की गोली, जो आपने चर्चित प्रकरण अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रकरण को याद कीजिए। किसी भीड़ को वो संबोधित कर रहे थे और किसी खतरनाक व्यक्ति ने, आपराधिक व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चलाई थी और वो गोली उनके कान के नीचे से निकल गई थी। अगर वो कान पे न लग के उनके सर में कहीं भी लगती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप स्वर्गीय डोनाल्ड ट्रंप होते। यानी एक सेकंड में अचानक चली घटना आपके पूरे जिंदगी के सार को ताश के पत्ते की तरह भरभरा के ख़त्म कर देती है, बालू की भींत की तरह भरभरा के धूल धूसरित कर देती है। जिंदगी ऐसे ही है, इसीलिए मनीषियों ने, संतों ने इसे पानी का बुलबुला कहा और बार बार आपको चेताया अपने उपदेशों से, अपने अनुभवों से कि ये मानव तन जो मिला है वो सिर्फ पद प्राप्ति के लिए या बहुत भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के तल पर स्वयं को जानने से है। इस सेक्टर की समझ मैं जानता हूँ। कुछ मैच्योर अधिवक्ताओं को छोड़कर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव फील्ड में तैयारी करने वाली अधिवक्ता बंधु और बहन बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमारे समाज का संस्कार ही ऐसा है कि हमको धन कमाना, सुख भोगना और अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्याधीन रहना, यहीं तक शिक्षा दीक्षा दी गई है। इसके आगे क्या होता है स्वयं, क्या होता है स्वयं तक पहुँचना और कितना सार्थक है परमात्मा से जुड़ना या कितना सार्थक है स्वयं को जानना, इस पर बमुश्किल
कहीं चंद लोगों को जानकारी शायद हो। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को पदों पर देखा है, जिलाधिकारी, क्या कमिश्नर, क्या न्यायमूर्ति, क्या जिला जज, सब अच्छी खासी उम्र में 65-70 की एज में बिल्कुल इस आध्यात्मिक चेतना से अनभिज्ञ हैं। उनको बिल्कुल पता नहीं है कि जीवन होता क्या है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, पूरे दृढ़ता से कह रहा हूँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जितने लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाबाओं में जितने बाबा थे, शंकराचार्यों में जितने शंकराचार्य थे, और जितने लोग उनके निमंत्रण पर गए थे, एक भी शख्स को जरा सा इल्म नहीं है कि स्वयं होता क्या है। ये उस भारत की चेतना का ह्रास है, उस भारत के भविष्य का चौपटा नाश है, जहाँ से गीता आई, जहाँ मधुसूदन के श्री शब्द निकले, जहाँ अनेक संत महात्माओं की ये भूमि रही। कबीरदास, सूरदास, रविदास, रैदास, पलटू, सेन, ये वो भूमि है जहाँ हमेशा अध्यात्म उर्वर रहा, लेकिन पाखंड का बोलबाला इतना रहा, नाटक नौटंकी इतनी ज़्यादा रही, बहरूपियापन इतना ज़्यादा रहा, और बाहरी आक्रमणकर्ताओं की वजह से संस्कृति का पथभ्रष्ट हो जाना इतना रहा कि आज ये तमाशा देखने को मिलता है कि ना तो हम इधर के हैं, ना तो हम उधर के हैं। हमारा रोजगार परक युवा समाज, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हम सब इस स्थिति में हैं कि पेट पालने के लिए हम 50 साल तक जंग लड़ रहे हैं। क्या एडीजे के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, क्या न्यायमूर्ति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, क्या राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, हर कोई अत्यधिक पैसा इकट्ठा करने में लगा है। वह दर्शाता है कि आंतरिक क्षुधा इतनी ज़्यादा है कि बड़े बड़े घर बनवाना चाहता है, बहुत ज़मीन जायदाद लेना चाहता है, दूसरे के हिस्से को हड़प कर बहुत आगे बढ़ जाना चाहता है। यानी वो इससे ऊबा नहीं है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश जब आज के 5000 साल के आसपास पहले उस वैभव से संपन्न था कि बाबा तुलसीदास जनकपुर की में जनक राजा के शोभा का जो वर्णन रामचरितमानस में लिखते हैं, उतना वैभव था। राजा दशरथ की 3 रानियों के सिवाय 324 रानियां हुआ करती थी। आज के समय के पहले का समाज कितना वो किस तरीके का था कि उतने वैभव में, जहाँ किसी प्रकार का कोई भोग की कमी न हो, वहाँ से परमात्मा को खोजने वाले पैदा हुए, परमात्मा की तरफ मुड़े। क्या भगवान बुद्ध हों, क्या भगवान राम हों, क्या भगवान कृष्ण हों, क्या भगवान महावीर हों, सारे लोगों में आप देखेंगे तो कॉमन चीज़ मिलेगी कि इतने उच्च वैभव महल में पैदा होने वाले लोग आखिर क्यों परमात्मा की ओर मुड़े। अगर वैभव, सुख भोग और पैसा ही सब कुछ है, पद ही सब कुछ है, तो जीवन में ये जो वर्तमान में चल रहा है, जिससे हर आदमी लगभग भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ता। हमारी संस्कृति का ह्रास हमारे अपनों ने किया और हम भी उसमें कम भागीदार नहीं हैं। अब समय आ गया है कि 2025 में इसमें जो एक नए इंतज़ार और संघर्ष के साथ हम लोग देखेंगे, और उसमें आप विचित्र रूप से पाएंगे कि सितंबर 2025 के बाद जो वर्तमान सरकार है और जो वर्तमान स्थितियां हैं, बहुत तेज़ी से बुलेट की गोली की तरह बदलती हुई नज़र आएंगी। ये पूरा साल युद्ध और संघर्ष का है। आपके कर्म क्षेत्र का युद्ध हो सकता है, आपके गृहस्थी में युद्ध हो सकता है, आपके निजी संबंधों में युद्ध हो सकता है, आपके कैरियर में घटा घमाघेर हो सकती है। ये तमाम संभावनाओं को लिए हुए 2025 बस 24 घंटे बाद आने को है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा कही गई इन बातों का सकारात्मक अर्थ लेते हुए इससे लड़ने के लिए, अपने अपने निजी युद्धों में, संघर्षों में विजय श्री पाने के लिए परमात्मा के आगे अपना सर झुकाते हुए, और अपने से उन संबंधों में जो आपके शुभ चिंतक भाव से जुड़े होते हैं, बहुत कम बातचीत कर पाते हैं, लेकिन उनके प्रति भी आप अनुग्रहित भाव रखते हुए और सबके प्रति वैमनस्य और ईर्ष्या द्वेष से दूर रहते हुए एक सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे, तो निश्चित 2026 में शुरुआती दिनों में आपको बेहतर, क्योंकि वह साल किंग सूर्य का होगा, यानी
जो मंगल के तपिश से तप लेगा, जो मंगल की ऊर्जा में बैलेंस प्राप्त कर लेगा, वही राजा बनेगा। बाकी वही होगा कि एक कहानी आती है, जहाँ कहानी का एक सार सुनाकर हम आज का वीडियो बंद करेंगे, कि एक प्रतियोगिता आयोजित होती है कि जो जंगल में महल है, महल के बीच पे सिंहासन है, सिंहासन सबसे ऊंचा है, जो संसार का व्यक्ति वहाँ सबसे पहले पहुँच जाएगा वही राजा बनेगा। पूरे गांव समाज के, शहर के सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उस कहानी में कथा आती है कि इतने वैभव विलासिता की चीज़ें हैं कि कोई आदमी मेला देखने में, कोई आदमी भोग विलास में, कोई आदमी नृत्य देखने में, इतने लोक लुभावन चीज़ हैं, कोई पहुंच नहीं पाता है। एक 18 साल का युवा जो उन सब चीज़ों से छोड़कर, वो कुछ उस तरीके से रहा होगा जैसे महाभारत में प्रसंग आता है, नचिकेता का प्रसंग आता है, और जो महाभारत वेदव्यास में जो कथा आती है उसका प्रसंग आता है। ऐसा कोई वीर पुरुष था जो इन सब भोगों सामग्रियों से दूर हटता हुआ डायरेक्ट जाता है और वही संसार का राजा बनता है। तो ऐसे ही इस युद्ध महासमर में इस मंगल की ऊर्जा को जो सबके भीतर चलेगी, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, बलशाली महसूस करेगा पूरा 2025। इसलिए युद्ध खूब होंगे, क्रोध का अपरंपार होगा, लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ नॉर्मल होंगी। इन सब चीज़ों में संतुलन जिसके जीवन में रहेगा वही 2026 में तमाम विकारों से, तमाम वजहों से दूर हटते हुए अपने लक्ष्य को साध कर किंग बन पाएगा। किंग बनना इतना आसान नहीं है, तमाम चीज़ों को त्यागना पड़ता है। पाने के पहले, पा जाने के बाद आप उसी चीज़ में रम जाएं, आप अपना पतन करवा लें, वो दूसरी बात है। लेकिन किंग बनने का ठप्पा आपको तभी मिलेगा जब इन शर्तों का अनुपालन आप कर पाएंगे। आज की बात यहीं तक। आज की बात सभी टोटल लेटे हुए हनुमान जी के साथ साथ देवराहवा बाबा को, सारे संतों को, बाबा बर्फानी को, कबीरदास को, तुलसी बाबा को, सारे संतों को, मीराबाई को, रैदास को, संत राबिया को, संत मैसूर को, संत ईसा को, सारे उन महान विभूतियों को जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अद्वैत चेतना दी। जगत गुरु शंकराचार्य को, आज के तथाकथित शंकराचार्य नहीं, एक भी शंकराचार्य को कुछ भी पता नहीं है। और उसकी वजह है कि जो प्रधानमंत्री बनता है या जो शासन सत्ता में होता है वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता। नहीं तो अगर वो खुद जाने तो ऐसी जो परंपरा जिसको प्रतीकों में बांधकर कंठी में, मंदिर में, पुष्प में, बाहरी रंगो रोगन में फंसा के रखा है, पूरे समाज का भंडाफोड़ जारी है, कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है, गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। लेकिन हैरान होंगे, इस गंदगी को देखने के लिए आंखें नहीं हैं। क्यों? हमको 3000 साल से यही सब सिखाया गया है। खूब बढ़िया मंदिर होना चाहिए, अंदर कलह चले चले। घर में आदमी ऐसे पाएंगे कि जो अपने घर के शिवालय में खूब साफ सुथरा, शिवाला ही है, लेकिन उसका किसी से जोड़ नहीं है। आदमी के भीतर का तत्व मर चुका है और बाहर का तत्व, क्या काशी का वैद्यनाथ हो, क्या काबा हो, क्या पारसियों का धर्म स्थल हो, केवल धर्म स्थल की पाखंडी भीड़ आंतरिक दरिद्रता से जूझ रही है। परमात्मा रास्ता दिखाए, इसी शुभकामना के साथ। और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में 2025 में अपने और संघर्षों के बीच संतुलन साध पाएं, इसी आकांक्षा के साथ आज का वीडियो यहीं बंद करता हूं। माँ सरस्वती के आगे सर झुकाते हुए आप सभी अधिवक्ता साथियों से अपना चिर संबंध स्थायी रखने के लिए परवरदिगार से प्रार्थना करते हुए चलता हूं। अगर आप नए साल में हमारे किन्हीं कार्यक्रमों से जो हमारे द्वारा संचालित होते हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा का हो, चाहे जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा की भर्ती हो, या सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की पद की भर्ती के संदर्भ में प्री मेंस इंटरव्यू की क्लासेस या प्री मेंस की क्लासेस या प्री मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कभी भी व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या वीडियो कॉल करने से बचें। अगर ये मुझे ज़्यादा अशोभनीय लगा तो आपके जुड़ने की संभावना समाप्त हो सकती है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, केवल मैसेज करें और मैसेज के जवाब में हमारी प्रतीक्षा करें।
अपनी जल्दी ना मचाएं, ज़्यादा जल्दी हो ना जुड़ें। मैं आपको अपने शर्तों पर ही जोड़ पाऊंगा, आपकी शर्तों पर नहीं। अगर बीच में भी आपकी शर्तें आती हैं तो मैं उस तरीके का आदमी हूं कि आपसे कंटिन्यू नहीं हो पाऊंगा। मुझे पाखंड नहीं आता, लाग लपेट में विश्वास नहीं करता, मुझे परिणाम से चिंता होती नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीधा संबंध मैं मानता हूं, मैं करता ही नहीं, करता कोई और है जो पीछे बैठा है। चलते हैं, 40 मिनट 24 सेकंड हो गया। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। जय सिया राम।